हाय गाइस, 10 वर्षों से विश्वसनीय संस्थान स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हम लोग अपने जीएस के मॉडर्न इंडिया के 1885 से 1947 के बीच के कुछ प्रमुख सवाल के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग हैं। ठीक, इस प्रैक्टिस सेशन में 3 क्लासेज हम लोग ले चुके हैं। तो प्रीवियस 3 क्लासेज से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो सवाल ले रहे थे 1922 के वर्ष में हम लोग थे। 1922 में असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन समाप्त होता है 5 फरवरी 1922 की घटना होती है चौरी चौरा कांड। उसके बाद क्या हालात होते हैं और फिर उन पॉइंट से किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो हम लोग इस सेशन में एक क्विक रिवीजन सेशन लेके चल रहे हैं, जहां प्रैक्टिस कम रिवीजन की ओर चल रहे हैं। तो हम लोग 1947 तक 1947 तक की घटनाओं को कवर करेंगे इसमें। और आप जैसा कि पहले से ही जानते हैं 4 सेशन के बाद 5वां सेशन इसी टॉपिक पर टेस्ट होगा। उसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से अभी से करते रहिए। ठीक है, ये सब हो उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हम एक क्विक टेस्ट शुरू किए हैं। उस क्विक टेस्ट में जो क्विक टेस्ट है उसमें हम एक लिंक आपको भेजते हैं, है ना। वो जो गूगल पर एक लिंक हम भेजते हैं, उस लिंक को आपको क्या करना है, टच करना होता है। जैसे ही आप लिंक टच करते हो वैसे ही, थोड़ा नेट सही होना चाहिए, वैसे ही क्या होगा, वो क्वेश्चंस खुल करके चले आते हैं पेपर। तो उसमें अगर कई सवाल होंगे तो नेक्स्ट करना होगा, तो अगला पेज आ जाएगा। और उसके बाद क्या देखेंगे आप कि उसमें आप सबमिट करोगे, आंसर करोगे। ऑप्शन पर जो भी आपको ऑप्शन उचित लगता है उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करके बाद में ऑप्शन आता है सबमिट का। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप अपना बाद में क्या कर सकते हैं, थोड़े 1-8 मिनट के बाद सबमिट होने के बाद आप अपना स्कोर, व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा। व्यू स्कोर को क्लिक करते ही आप ये जान जाओगे कि हमने इन सवालों में कौन कौन से अटेम्प्ट किए, कौन सा सही रहा, कौन सा गलत रहा, इन सब सवालों का सही उत्तर क्या है। अर्थात विदिन 10 मिनट आप अगर चाहो तो एक ऐसे क्विक रिवीजन के टेस्ट जो चल रहे हैं वो आप ले सकते हो। ये अल्टरनेट देने का प्रयास मेरा है, और अगर सब सही रहा, आपके रिस्पांस अच्छे रहे, तो हम डेली करेंगे। हमने ये देखा कि बहुत इंगेजमेंट आपका इधर उधर छोटे मोटे सवालों पर बना रहता है, तो हम एक क्विक रिवीजन जो बिल्कुल निःशुल्क है, और इसे आप भी शामिल होइए, अपने घर में जो लोग हों उनको शामिल करिए, और जहां तक आप इसको जिसको भी शामिल करवा सकते हैं आप शामिल करवाइए। तो इस टेस्ट में जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे उतना बेहतर टेस्ट हम बना पाएंगे। तो एक छोटा सा ये जो जानकारी थी इसे ध्यान रखिएगा। YouTube के माध्यम से भी हम इसकी जानकारी आपको देते हैं, एक छोटा सा लिंक भेजते हैं। उसके अलावा हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से, हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से इसकी जानकारी देते हैं। तो आप जहां भी रहिए, जिस भी माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकी, इस टेस्ट में शामिल जरूर हुई। ठीक, तो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं अपने टेस्ट सेशन में हैं। बहुत विलंब किए हम लोग अपने टेस्ट सेशन को आगे ले चलते हैं। टेस्ट सेशन का जो आज का पहला सवाल है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। 4 विकल्प हैं आपके सामने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, तीसरा ब्रिटिश सरकार का दमन करना, चौथा भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो 4 विकल्प 1923 के वर्ष से सवाल है। स्वराज पार्टी की स्थापना के कारणों के बारे में ये कह रहे हैं। 4 विकल्प हैं आपके पास। कूट में से केवल एक सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है। आपको सही कूट के सहायता से उत्तर देना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 आज के प्रैक्टिस सेशन का आप देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी से संबंधित है, उसके कारणों की बात कर रहा है। ठीक, तो स्वराज दल हम लोग जानते हैं, स्वराज दल की स्थापना कब होती है, अगर आप बात करोगे तो कब होती है, 1923 में। स्वराज दल की स्थापना में जो 2 खास व्यक्ति हैं वो कौन कौन है, एक तो है कौन, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे हैं चित्तरंजन दास। ठीक है ना।
प्रमुख स्वराज्यों में से हम लोग जानते हैं कि जब 1919 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, तो आईएनसी ने 1920 में 1919 अधिनियम के अंतर्गत 1920 में भारत में जो इलेक्शन हुए उसका बायकॉट किया था। आईएनसी ने बहिष्कार किया था, ठीक है। और ये कहां चले गए थे? आईएनसी एक बड़ा आंदोलन चलाती है। वो आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में पहला उनका जन आंदोलन होता है। तो आईएनसी जो असहयोग आंदोलन चलाती है, और फिर आप क्या देखोगे, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद 5 फरवरी 1922 की घटना होती है। वहां पर क्या हो जाता है? 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1922 मार्च में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो 2 वर्षों में 1920 से 22 के बीच में जो भी घटनाएं होती उन सब का जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? महात्मा गांधी को। और फिर फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि कांग्रेस 1922 के बाद कांग्रेस, अब जो इलेक्शन होने वाला था उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की ओर से प्रस्ताव आता है कि भाई अब हम लोग आगे इलेक्शन में बायकॉट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम लोग इलेक्शन में शामिल होंगे और सरकार के अंदर घुसकर विधानसभाओं के अंदर बैठ करके सरकार का सहयोग करेंगे। लेकिन आईएनसी इनके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है। तब ये लोग क्या करते हैं? एक अलग गुट बनाते हैं स्वराजियों का, और कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज दल। ठीक, तो स्वराज दल की स्थापना करते हैं और इनका पर्पज क्या होता है? एक नई विचारधारा जन्म होती है। और इनका पर्पज क्या था? स्वराजियों का पर्पज था कि हम क्या करेंगे? इलेक्शन का बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि सरकार में शामिल होकर, इनका पर्पज था, ये चाहते थे कि हम सरकार में शामिल होकर अंदर बैठकर सरकार का असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इनका भी पर्पज था असहयोग, लेकिन कैसे तरीके में अंतर था। तो देखिए यहां पर एक सवाल ऐसा भी पूछता है कि आईएनसी और स्वराजियों में क्या अंतर था? तो आईएनसी क्या थे? बहिष्कार कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे? सरकार में शामिल होकर के असहयोग कर रहे थे। ये बहिष्कार करके असहयोग और ये शामिल होकर के असहयोग। इसीलिए आप जानते हो कि आईएनसी को क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी, और इनको क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। जो नए आए उनको क्या कहा गया? चेंजर्स और नॉन चेंजर्स के रूप में इनको देखा जाता है। और फिर जो पार्टी बनती है, स्वराज दल बनता है, उसमें मोतीलाल नेहरू जो है वो सचिव बनाए जाते हैं और चित्तरंजन दास क्या होते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये पहला सवाल, और पहले सवाल में बहुत से सवाल कवर हो सकते हैं। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले सचिव कौन थे? आईएनसी और इनमें क्या अंतर था? तो इसमें विकल्प आपका क्या सही होगा? विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी में 1 और 2 सही है, जिसमें लिखा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। एक तो ये विरोध था, और दूसरा काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 का उच्छेद। सेशन का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? 4 विकल्प हैं। सर हरि सिंह गौर, दूसरा विकल्प है विट्ठल भाई जे पटेल, और तीसरा विकल्प है वल्लभ भाई जे पटेल, और चौथा विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक, तो सारे के सारे सवाल जो हम टेस्ट सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आए हैं, इन चारों लगातार प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, कहीं न कहीं पूछे गए सवाल हैं। वो स्टेट पीएससी के सवाल हैं, कुछ सिविल सर्विसेज के भी सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो और उससे नीचे स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए। तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो कहीं बाहर से हो। इस पूरे सेशन को डिजाइन करने में मेरा प्लान ये रहा है कि सवालों का विश्लेषण करें, उन सवालों का विश्लेषण करें जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 1885 से 1947 के बीच के हैं, और इन सवालों को हल करने के बहाने हम उनसे जुड़े और भी सवाल जो छोटे मोटे पूछे जाते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 1885 से 1947 तक की लगभग हर वर्षवार घटनाओं के सवालों को हमने पकड़ा है। इस सवाल की बात करें तो इस सवाल का उत्तर आपको पता है कि विट्ठल भाई पटेल होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अध्यक्ष चुने गए थे, पहले भारतीय अध्यक्ष, माने आजकल की विधायिका में अध्यक्ष, जैसे संसद के लोकसभा का अध्यक्ष कोई चुना जाए, उस जमाने में ये बात थी 1925 में। कब चुने जाते हैं? 1925 में। और विट्ठल भाई
पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। अब देखिए 1925 की बात है तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि 1923 में स्वराज दल का गठन होता है और ये परिवर्तनवादी कहलाए, चेंजर्स कहलाए, जो आईएनसी के ठीक विपरीत इनकी विचारधारा थी। आईएनसी की विचारधारा क्या थी कि हम बायकॉट करेंगे। 1920 से ही वो बायकॉट कर रहे थे इलेक्शन का, लेकिन स्वराजी बायकॉट नहीं करते हैं और वो शामिल होते हैं किसमें? इलेक्शन में, और विधायिका में जाते हैं और अंदर बैठ करके सरकार का असहयोग करते हैं। तो देखिए 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो बने थे, इस अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे, उसमें किसका योगदान था? ये सीधे सीधे विट्ठल भाई पटेल स्वराजी थे और स्वराजियों का ये एक उपलब्धियों में से एक है। स्वराजियों की उपलब्धियां थी कि लगभग 2 साल तक उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार में बहुत गतिरोध हासिल किया और सरकार को एक भी कदम कायदे से चलने नहीं दिया। यहां तक कि 2 वर्षों तक बजट भी पारित नहीं होने दिया था। और विट्ठल भाई पटेल को कहां तक पहुंचाते हैं? पहले भारतीय जो विधायिका के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, तो देखिए ये सवाल दूसरा सवाल था। इसमें सवाल कई बार पूछता है कि पहले भारतीय विधायिका के अध्यक्ष या विट्ठल भाई पटेल किस वर्ष चुने गए थे? 1925 में। और जो सवाल पूछ लेता है कि किसकी मदद से चुने गए थे, तो वो भी उत्तर क्या होगा आपका? स्वराजियों के। ये किसकी वजह से हो रहा है? स्वराजियों की वजह से हो रहा है। चलिए इस सेशन का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 बातें हैं, कूट की सहायता से उत्तर देना है। इन सवालों से घबराया मत करिए। आप चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बड़े एग्जाम की, अगर ऐसे सवाल आप पढ़ोगे तो एक सवाल से कई सवाल हल करते हो। एक फायदा ये होता है, दूसरा जितना कठिन सवाल आप टैकल करोगे उतना फायदा होगा। 4 बातें हैं। उनकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। पूछ रहे हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी कि उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। दूसरा, उसके संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। तीसरा, चौथा, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। ठीक है, तो इसको उत्तर देना है। A, B, C, D 4 विकल्प हैं। अब देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा तो क्या? D। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो D होगा। माने चारों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो D है क्यों सही है, पहले इस पर बात करते हैं। यहां हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। कमेंट बॉक्स में आंसर करते भी रहिए। सबसे पहली बात तो साइमन कमीशन के गठन के बारे में ही प्रावधान, इस तरह के संवैधानिक आयोग के बारे में प्रावधान कहा था? तो मित्रों याद रहे, शासन अधिनियम 1919 में। यहां ये लिखा था 1919 के नियम में ये प्रावधान है कि भाई हर 10 वर्षों पर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा करके पुराने कानूनों को समाप्त कर नए कानूनों की संस्तुति के लिए कमीशन आएगा, आयोग आएगा। ठीक, भारतीयों के साथ वार्ता होगी। तो आना 1919 के बाद 10 सालों में आना कब चाहिए था? नियमतः आना था कब? 10 वर्ष जब पूरा होता। आना था 1929 में, लेकिन कितने साल पहले गठित हो गया? कुछ इस कदर परिस्थितियां बदलती गई कि 2 साल पहले ही गठित कब होता है? 1927 में। तो देखिए सारे सवाल पूछता है। साइमन कमीशन के गठन के बारे में प्रावधान कहां था? किस वर्ष आना था? कितने वर्ष पहले गठित हो गया? कब गठित हुआ? और फिर पूछता है कि भाई कब भारत पहुंचा? तो बात करेंगे तो याद रहे नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। एक सदस्यीय आयोग था। कितने मेंबर्स थे? सॉरी, इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें केवल 1 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। साइमन की क्या पोजीशन थी इसमें? साइमन महोदय अध्यक्ष की हैसियत में थे। तो ये भी पूछ लेता है। अब सवाल है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया आईएनसी ने कि स्वीकार किया? तो आईएनसी और मुस्लिम लीग सबने क्या किया था? बहिष्कार किया था। ठीक है, काले झंडे दिखाए। बंबई में जैसे ही ये दल पहुंचा वैसे ही क्या होता है, वैसे ही इसको क्या किया गया? काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक के नारे लगे। तो आप लोग जानते हैं साइमन गो बैक का नारा लगा, काले झंडे दिखाए गए,
पूरे भारत में जहां जहां ये लोग गए वहां वहां विरोध प्रदर्शन हुए, माने इनके साथ भारतीयों की बातचीत नहीं हो पाई। सवाल इस बात का था क्यों बहिष्कार किया, इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि सब के सब अंग्रेज थे, इसके सारे मेंबर कैसे थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, श्वेत कमीशन भी कहा गया, श्वेत आयोग भी कहा गया था। ठीक है, तो इन सारी बातों, श्वेत आयोग क्यों कहा गया, क्यों इसका विरोध किया। तो अब एक सवाल है मेरा कि इसमें साइमन कमीशन के विरोध में इनमें से किस भारत के किस एक राजनेता को जान गंवानी पड़ी थी। तो आप जानते हैं कि लाहौर और उसके आसपास क्या हो रहा था, लाहौर और उसके आसपास जो कार्यक्षेत्र संभाले थे वो कौन थे, वो थे हमारे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में क्या होता है, पुलिस बर्बरता के शिकार होते हैं और पुलिस की बर्बरता के कारण ही, उसी चोट के कारण जो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की थी, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है लाला लाजपत राय का, क्या लिखा कहा है उन्होंने कि हमारे शरीर पर अंग्रेजों की एक एक लाठी उनके ताबूत का कील सिद्ध होगी। तो ये भी पूछता है। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे 1928 में क्या होता है, HSRA का गठन होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, फिरोज शाह कोटला में, पीछे प्रीवियस लेक्चर में हम इस बात को पढ़ करके आए, वो लाला लाजपत राय का बदला लेते हैं। तो वहां पर लाहौर के पुलिस कमिश्नर की हत्या हो जाती है। तो ये जो अंग्रेज सदस्य थे उसमें साइमन अध्यक्ष थे। और उस समय अगर इंग्लैंड की बात करोगे तो इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। और 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को ये भारत बंबई पहुंचा था। तो ये भी पूछता है कि कहां पहुंचा था, बंबई, भारत कब, 27 में गठन हो रहा है और उसके बाद फरवरी 1928 में भारत आ रहे हैं। ठीक है, आईएनसी के मद्रास अधिवेशन में इस बात को तय किया गया था कि भाई क्या करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। तो देखिए, अगर जो सवाल था उसमें यह था कि उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में तो प्रावधान पहले से ही था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, संघीय प्रकार के लिए संस्तुति की थी। तो उनके पास जो भी प्रपोजल थे उसमें एक संघीय सरकार की बात उन्होंने कही थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो 4 की चारों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक, तो 4 की चारों बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के अगले सवाल की ओर। तो देखिए, हम वर्षवार घटनाओं को ले रहे हैं। हम भी चाहते तो औरों की तरह, आप देखेंगे बहुत से लोग हैं, प्रैक्टिस तो बहुत कराए हैं, 1 घंटे में 50-50 सवाल, 100-100 सवाल कवर करते हैं। तो वैसे हम भी चाहे तो केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सवाल आया, पढ़ दिया, आंसर बता दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। वो आप बहुत अच्छे से अपने से ही कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी। 3 बातें हैं। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। 3 नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला सवाल जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, नेहरू रिपोर्ट से जुड़ा सवाल है। नेहरू रिपोर्ट से जुड़ा सवाल है। तो हम लोग जानते हैं इस सवाल में ये सवाल सीधे सीधे किससे है, नेहरू रिपोर्ट से है। सबसे पहले कब आया था, 1928 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। याद रहे मित्रों, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसी समय तत्कालीन जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, भारत सचिव कौन हुआ करते थे, लॉर्ड बर्कनहेड हुआ करते थे। लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने लगातार भारतीयों को चैलेंज किया कि भारतीय कभी भी किसी एक ऐसे संवैधानिक प्रारूप पर सहमत नहीं हो सकते हैं जो व्यापक, जिसका व्यापक राजनीतिक समर्थन हो, अर्थात जिसमें सबकी सहमति हो। ये लॉर्ड बर्कनहेड लगातार चुनौती दे रहे थे। तो इस चुनौती को आईएनसी ने स्वीकार किया और फरवरी, मई और फिर फाइनली अगस्त, ये 3 ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई और फाइनली 1928 में जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है और उस कमेटी की रिपोर्ट जो आई, जो एक संवैधानिक प्रारूप था अंग्रेजों के सामने जो चैलेंज किया था,
वो जो एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया उसे किस नाम से जाना गया? नेहरू रिपोर्ट से जाना गया। हालांकि आगे चल करके जिन्ना, पहले तो मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट में शामिल होती है, लेकिन आगे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना इससे अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपना अलग से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग से 11 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दी। किसके समक्ष? अंग्रेजों के समक्ष अपनी 14 सूत्री मांग यहां पर रख देते हैं। 14 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दी। तो सवाल पूछता है कि 14 सूत्री मांग किसके विरुद्ध आई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध आई थी। तो अगर बात करें नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातों के, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। याद रहे मित्रों, हम डोमिनियन स्टेट के दर्जे की बात कर रहे थे। साथ ही साथ पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त करने की बात की थी। 1909 में जो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किया था उसको समाप्त करने की बात की गई थी और सीटें आरक्षित करने की बात कही गई थी। व्यापक वयस्कों को मताधिकार की बात कही गई थी और महिलाओं को समान अधिकार की भी बात इसमें कही गई थी। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो बी होगा, 2 और 3। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेट की बात कही थी और अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित सीट कहे थे, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र कहे थे, न कि 1909 की तरह पृथक निर्वाचन मंडल की बात की थी। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी इसी में बात कहा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो हमारे सेशन का अब अगला सवाल होगा। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अगेंस्ट मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कॉन्सेप्ट रहा और उसकी क्या खास बातें थी। तो डोमिनियन स्टेट स्पेशली आप ध्यान में रखेंगे। आज के प्रैक्टिस सेशन का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। ठीक, तो ये जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो केवल एक सही है, क्योंकि इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, बिल्कुल गलत है। उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को लखनऊ समझौते में, कहा लखनऊ समझौता, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए कि कब हुआ था। लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता माने मुस्लिम लीग और आईएनसी भी एक हुए थे 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और जो आपके पास तीसरा विकल्प, इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था, तो ये भी बात इस अधिवेशन में नहीं हुई थी। हाँ, लाहौर अधिवेशन की आप बात करोगे तो 1929 में हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध अधिवेशन है, 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रहे, जेएल नेहरू यहां अध्यक्ष हो जाते हैं इनकी अध्यक्षता में। और यहां पर जो खास बात थी, एक बात यह थी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है ना, तो विकल्प ए में लिखा है ना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, इसलिए इसकी ऐतिहासिकता है। साथ ही साथ तय हुआ कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाएंगे, 26 जनवरी 1930 से यह तय हुआ कि स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसको एक पावर मिला, क्या कि वो जरूरी नहीं है कि अब फिर से सम्मेलन बुलाए, वार्षिक अधिवेशन हो, उसके पहले ही अगर जरूरत महसूस हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू कर सकती है। तो ये 3 खास बातें हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन देने की शक्ति हुई, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव प्राप्त हुआ और स्वाधीनता दिवस। अब देखिए 1928 में डोमिनियन स्टेट की बात हो रही है और अचानक 1929 में हम कहा चले आ रहे हैं, सीधे सीधे। तो नेतृत्व भी बदल रहा है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में थे और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इसमें केवल एक बात सही होगी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को और आगे ले चलते हैं और अपने प्रैक्टिस सेशन के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेशन का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, कथन है और नीचे लिखा है कारण आर,
महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। ऐसा देख रहे होंगे आप, ठीक। इसके बाद आपके पास 4 विकल्प हैं। इन सवालों में जैसे विकल्प होते हैं वैसे ही विकल्प हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है। और इसका आर में कि इसका उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध कराना, नहीं, इसका पर्पज ये नहीं था, बल्कि इसका पर्पज था कि कानूनों का विरोध करना, एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के सामने खड़ा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बारे में जो पावर गांधी जी को शक्ति मिली थी वो कहां से मिली थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही ये तय हो चुका था, पावर मिल चुकी थी कि कभी भी ये क्या कर सकते हैं, इस तरह की अधिवेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इसके लिए बाकायदा जनवरी 1930 में महात्मा गांधी, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी अंग्रेजों के समक्ष अपने पत्र, यंग इंडिया किसका समाचार पत्र था? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के समक्ष रखते हैं और उन 11 सूत्री मांगों को न मानने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। फरवरी का महीना बीत जाता है, अब तक क्या हुआ? जरा सा भी अंग्रेज ध्यान नहीं दिए। और यह भी कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन को सबसे कम ध्यान दिया था, सबसे हल्के में लिया था? वो था कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जब ये सब बात नहीं हो पाई, तब फरवरी 1930 में क्या होता है? साबरमती आश्रम में, तब फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में क्या होता है? एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इसके बाद फरवरी 1930 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करी जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पावर मिल गई थी और वहां प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। तो फिर जो खाका तय हुआ, उसमें तय हुआ क्या? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च से ही किसकी शुरुआत होती है? दांडी मार्च पूरा होता है, वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं। तो दांडी मार्च कब से कब तक? सवाल ये पूछ लेता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो देखिए 12 मार्च से साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी सबसे ज्यादा गुजरात के सहयोगियों के द्वारा, तो कई बार एक आध बार ये भी सवाल पूछता है कि दांडी मार्च में सबसे ज्यादा सहयोगी कौन लोग थे? गुजरात प्रांत से थे, ठीक है ना। तो दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल तक ये पैदल यात्रा थी। ये पैदल यात्रा थी। 12 मार्च 241 किलोमीटर लगभग लंबी यात्रा थी। दांडी गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है। साबरमती अहमदाबाद से चल करके कहां पहुंचते हैं? दांडी। वहां पर 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठाकर महात्मा गांधी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ा प्रतीकात्मक रूप में, और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है सांकेतिक रूप से, ठीक है। हालांकि 5 मई को 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अगर बात करें तो कौन नेतृत्व संभाल रहा था? तो याद रहे अब्बास तैयबजी। ये भी सवाल पूछता है कि भाई महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रहे अब्बास तैयबजी। कौन कर रहे थे? अब्बास तैयबजी। अगर साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत में इसको कौन संभाले थे? सी राजगोपालाचारी नेतृत्व दे रहे थे, ठीक है ना। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सब ऐसा आंदोलन है महात्मा गांधी का जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने भागीदारी की थी। तो सभी आंदोलनों में सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी किसमें रही? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। एक और सवाल पूछ लेता है कि किस प्रांत से सबसे ज्यादा लोग थे? और यहां पर जो इस पूरे दौरान एक पत्रकार, विदेशी पत्रकार वेब मिलर का नाम आता है। तो याद रहे आपको, वेब मिलर एक विदेशी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ थे। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना, दांडी मार्च की तुलना किसके साथ की थी? नेपोलियन की यात्रा के साथ की थी। सुभाष चंद्र बोस ने ये दांडी मार्च को किसके साथ कंपेयर किया था? नेपोलियन की जो यात्रा हुई थी, कहां से? एल्बा से
पेरिस तक को उससे। और एक अंग्रेजी संवाददाता वेल्स फोर्ड है, उन्होंने मजाक भी उड़ाया था कि एक केतली पानी, ऐसा उड़ाया था ना कि ये केतली पानी उड़ाने से, गर्म करने से अंग्रेजी साम्राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो आपके लिए सवाल था वो सवाल था कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया वर्ष 1930 में, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक उपलब्ध कराना, बिल्कुल गलत बात है। गांधी इरविन के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी थी, न मानने पर जो चेतावनी दिया था उसी के अनुसार उन्होंने नमक कर तोड़ करके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएं और उसमें जो आपके सामने अगला सवाल है, अब देखिए एक एक सवाल को हल करने में हम भी चाहें तो सवाल को ले आए, स्क्रीन पर पढ़ें, उत्तर बताएं और आगे चले जाएं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई सीधे फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो वैसे तो आप खुद देख करके पढ़ सकते हो, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक अगला सवाल है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। 4 विकल्प हैं आपके सामने। उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति क्षेत्रों के अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता और उपनिवेशवाद का। तो देखिए ये पूरी सी बात है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी कौन पहचाने गए। सीधी सी बात है, ये किसकी बात कर रहे हैं? लाल कुर्ती आंदोलन की। तो इस सवाल का विकल्प डी, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये एक संघर्ष था। दरअसल इसका उत्तर कौन सा सही होगा? डी सही होगा, लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट। अब लाल कुर्ती आंदोलन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बंदे क्या पहनते थे? कपड़ा इनका था, फिक्स था, वो लाल कपड़ा पहनते थे, इसलिए इसको कहा गया लाल कुर्ती आंदोलन। दरअसल ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर, अफगानिस्तान की सीमा पर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर, है ना, उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक संघर्ष था, एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोग जानते हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, इनके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष चला उसे ही क्या कहा गया? लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये इनके जो बंदे थे, इनके जो आंदोलन में शामिल लोग थे, वो क्या करते थे? वो खुदाई खिदमतगार कहलाते थे। वो खुदाई खिदमतगार अपने को क्या मानते थे? याद रहे, खुदाई खिदमतगार कहलाते थे। और ये लोग लाल कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इनको लाल कुर्ती आंदोलन, और खान अब्दुल गफ्फार खान इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में नेतृत्व कर रहे थे। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मजबूत गांधीवादी विचारधारा के लीडर थे। ठीक है ना। सीमांत गांधी एकदम बॉर्डर पर थे, इसलिए कहा गया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ये हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये वाले सब के सब लोग किधर चले जाते हैं? पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं। बाद में इन्हें भारत में क्या होता है, क्या दिया जाता है? भारत में इनको क्या दिया गया? 1987 में भारत रत्न दिया गया। याद रहे, 1987 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई भारत रत्न से नवाजे जाने वाले पहले विदेशी कौन थे? ऐसा सवाल पूछता है कि प्रथम विदेशी जो भारत रत्न से नवाजे गए कौन थे? ठीक, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये क्या था? उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय इलाके में जो पठान थे उनके नेतृत्व में जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था वही था लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक, चलिए हम अपने सेशन को आगे चलते हैं। जब भी प्रैक्टिस सेशन देखिएगा आप पूरा प्रयास करिएगा कि कैसे देखेंगे। आप एक एक सवाल को बारीकी से देखेंगे। पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, बिना पेन कॉपी के काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग एक क्विक टेस्ट सेशन चलाए हैं
जिसका मैसेज आप तक पहुंचता होगा यूट्यूब के माध्यम से, साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपके पास प्रॉपर मैसेज पहुंचेगा। और उस क्विक टेस्ट रिवीजन में हमने देखा कि आप लोग इधर उधर एक एक सवाल के चक्कर में जिसका कोई असर नहीं होता, इधर उधर रहते हैं। और टेस्ट का महत्व है अपने आप में, क्योंकि टेस्ट के बिना सिलेक्शन लेना मुझे तो नहीं लगता ऑब्जेक्टिव सवाल में। और वो सवाल जो होते हैं उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जिससे कॉमन तौर पर सभी बहुत स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा कि नहीं कि स्टेट पीएससी के लिए, लेकिन एक लेवल रखा गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको और डाइवर्सिफाइड करते चले जाएंगे। वो जो लिंक आता है आपको उस लिंक को टच करना है। लिंक को टच करते ही आपका सवाल खुल जाता है। सवाल को बारी बारी से सोच समझकर पेन कॉपी से हल करके एक निश्चित समय में आप क्या करेंगे, सवालों का आंसर करेंगे। और जब लास्ट में सवाल सारे हो जाते हैं तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन आता है। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसपे लिखा होता है व्यू मार्क्स। तो आप अपने उस व्यू मार्क्स के बटन को दबा करके अपने मार्क्स भी जान सकते हैं। तो अर्थात टेस्ट देने के तुरंत बाद आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। इससे आपको अपना हाल, अपनी जानकारी स्वयं की पता चलती है। तो अगर आप अपना सबसे बेस्ट मूल्यांकन व्यक्ति अपना स्वयं करता है और उस आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे ले चलिए। ये 4वां सेशन चल रहा है हमारा। चौथे सेशन के बाद 5वें सेशन में हम इसी विषय पर एक बहुत ही शानदार टेस्ट लेके आएंगे। इसकी प्रिपरेशन आप जारी रखिए। इस सेशन का जो सवाल होगा वो आपके सामने होगा कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से 4 बातें हैं। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, तीसरा गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, और चौथा नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं 1930 के वर्ष तक माहौल काफी बिगड़ चुके थे। 1930 तक माहौल काफी बिगड़ चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश में आईएनसी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो देश का माहौल जो था वहां बातचीत की कोई संभावना नहीं थी। 1919 के बाद से 1930 तक हम लोग आ गए थे और अभी तक कोई संवैधानिक प्रगति नहीं हुई थी। बीच में नेहरू रिपोर्ट जाती है, उसके पहले साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, लेकिन भारतीयों के साथ कोई बातचीत नहीं होती है। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के माहौल में देश में बात करना संभव नहीं था, तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था 1930 में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहां पर? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया इंग्लैंड में, लंदन में। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन 1930 में किया तो सब तो शामिल होते हैं लेकिन आईएनसी शामिल नहीं होती है। वहां पर वार्ता होनी थी और कोई हल निकालना था जिससे संवैधानिक प्रगति सुनिश्चित हो सके भारत में। आईएनसी शामिल नहीं होती है। आईएनसी की शामिल न होने से पहला गोलमेज सम्मेलन अनिर्णय रहा, माने एक तरह से असफल रहा और वहां पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तब तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। इरविन को ये काम सौंपा गया सरकार की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से, कि भाई गांधी के साथ क्या हो, आईएनसी के साथ समझौता हो और आईएनसी को मनाया जाए। किस बात के लिए? कि वो शामिल हो किसमें? गोलमेज सम्मेलन में। पहला फेल तो दूसरे की तैयारी, लेकिन बिना आईएनसी के ये भी विफल होता। इसलिए शुरू होता है क्या? गांधी और इरविन के बीच बातचीत होती है और गांधी इरविन के बातचीत जो हुआ वो फिर अंततः समझौते में तब्दील होता है। और सवाल पूछ लेता है कि भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ऐसा सवाल पूछ लेता है। तो गांधी इरविन समझौते में जो बातचीत तय हुई उसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो गैर हिंसक राजनीतिक बंदी थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वो सब छोड़े जाते हैं जिससे माहौल सही हो। और गांधी जी की भी कुछ शर्तें मानी गई, लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें मानी गई। आईएनसी अंततः तैयार होता है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन रोककर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है कि भाई गांधी इरविन समझौता, अगर आपसे पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो आप क्या बताओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि गांधी इरविन समझौता, जिसे क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, उसकी तारीख सीधे सीधे पूछ लेती है। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से। किसके नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रहे इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। यहां पर महात्मा गांधी की आलोचना होती है एक बार फिर, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है। 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च को क्या हो जाता है, 23 मार्च को 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, 3 हीरो को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर गांधी जी पर आरोप लगाया जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो गांधी इरविन समझौते में इसे टाला जा सकता था। ठीक, तो अगर बात करें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप आंसर दे सकते हैं। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से पूछा जाता है। और सवाल पूछा जाए आपसे कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ ही क्यों था, तो आपका उत्तर होगा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समझौता होता है और गांधी मानते हैं और वहां पर आईएनसी की ओर से बाकायदा कराची अधिवेशन बुलाया जाता है। कराची अधिवेशन में इसे क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, इस पर सहमति जताई जाती है, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया जाता है और आईएनसी सहमत होती है किस बात पर कि सविनय विज्ञान आंदोलन रोक करके जाने के लिए। तो इस प्रश्न का विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, गांधी इरविन समझौता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है 4 बातें हैं, उसको सही क्रम पर लगाना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। कूट की सहायता से इसको सही उत्तर देना है। अब देखिए, ऐसे सवालों को आप कब कर सकते हो, जब तक कि आपको क्या न पता हो, जब तक कि आपको इन सब का सही क्रम न पता हो। ठीक है, तो देखिए 4 बातें हैं। एक तो क्या है, सबसे पहली बात क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और क्या बात है, आईएनसी का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी। बहुत बढ़िया सवाल है ये। सवाल बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए स्पेशली इस सवाल को डाला गया। ये कई बहुत बार रिपीटेड सवाल है। और गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो अब आपको लगाना है गांधी इरविन समझौता। अगर हम लोग देखें तो गांधी इरविन समझौते की बात, तो ये 5 मार्च 1931 की घटना है। कब की है, 5 मार्च 1931 की घटना है। और भगत सिंह की फांसी की बात करें तो ये कब की घटना है, ये हम देखते हैं 23 मार्च की घटना है। ठीक है, उसी वर्ष की 23 मार्च की घटना है। आईएनसी का जो कराची अधिवेशन था वो 26 से 31 मार्च के बीच में होता है और ये सितंबर 1931 में होता है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। और चूंकि मार्च के महीने की 1931 की घटना है, इसलिए ये थोड़ा सा काफी कठिन सवाल हो जाता है। जरा सा कंफ्यूज हुए तो एक अच्छा खासा सवाल। तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, याद रहे, 5 मार्च 1931 को। फिर दूसरी घटना मार्च में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होती है। तीसरी घटना होती है जो आईएनसी का कराची अधिवेशन होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था, 26 मार्च से 31 मार्च 1931 के बीच। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, सितंबर के महीने में। और इसकी खास बात क्या थी कि इसमें आईएनसी शामिल हुए थे। आईएनसी की ओर से महात्मा गांधी जाते हैं। ठीक, बाकायदा राजपूताना जहाज। कई बार तो कुछ एग्जामों में यहां तक सवाल पूछ लेता है। हालांकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्टूपिड होते हैं, एक लेवल से जाकर के सवाल को हल करना चाहिए, देखना चाहिए। कई बार बहुत से आजकल जो मैराथन एग्जाम शुरू हो गए हैं ना, ऑनलाइन सवेरे से शाम तक 4 सेशन में एग्जाम हो रहे हैं महीने भर, तो उसमें जो सवाल हैं उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। इस वजह से ऐसे काफी स्टूपिड सवाल भी आते हैं। तो बहुत ऐसे फालतू सवालों के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा एक स्टैंडर्ड सवाल पर बात करना चाहिए। ठीक, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी भाग लेते हैं। लिखा है आप अगला सवाल इस सेशन का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। फिर लिखा है कारण आर, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है। आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऊपर देखोगे तो बिल्कुल अभी हम प्रीवियस सवाल में डिस्कस करके आए कि बिल्कुल बात गलत है।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का कथन ए तो बिल्कुल गलत है। तो जहां कथन ए गलत लिखा होगा वही सही होगा। अगर दूसरा न भी आए तो भी आप कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है कि विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना, 32 में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सही बात है कि गांधी इरविन समझौते का जो मूल पर्पस था क्या था कि गांधी को आईएनसी को शामिल करना, कहां, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। देखिए जहां जहां इस प्रश्न में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए 1932 लिखा है वहां 1931 आप लिखोगे, ठीक है ना, याद रहे। तो अगर आप बात करेंगे तो इसका, इस प्रश्न का डी उत्तर सही होगा। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। कराची अधिवेशन स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। जो इस टेस्ट सेशन का, प्रैक्टिस सेशन का अगला सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर। श्री बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी सही होगा। क्या सही होगा? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है। सितंबर 1932 में किसके किसके बीच होता है? गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच ये पूना पैक्ट होता है 1932 में। दरअसल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समाप्त होने के बाद, उसके समाप्त होने के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो तत्कालीन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। सांप्रदायिक, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, उसकी एकता को खंडित करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत। जैसे भारत शासन नियम 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के प्रावधान किए गए थे, वैसे ही प्रावधान कहां कर दिए जाते हैं? सांप्रदायिक पंचायत। हिंदुओं में जो दलित समाज था उस समय, उसके लिए पृथक निर्वाचन के प्रावधान किए जाते हैं। तो जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था उसके विरुद्ध महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो महात्मा गांधी का वो पहला आमरण अनशन था, महात्मा गांधी का वो पहला आमरण अनशन था। और बाद में फाइनली सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है। और उस समझौते में जो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड आया था, उस अधिनिर्णय के तहत जो निर्णय लिया गया था उसमें फिर महात्मा गांधी और जो अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसमें यह तय हुआ कि प्रथमतः की विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए कुल 148 सीटें आरक्षित होंगी। तो पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र में जितनी सीटें थी उससे ज्यादा सीटें अब दी गई, और पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी बल्कि सीटें आरक्षित होगी। इस बात पर सहमति बनी थी, ठीक। तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच आप देखोगे कि क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आज के सेशन का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 4 विकल्प हैं। आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो जेपी नारायण सी होगा। इस प्रश्न का उत्तर जयप्रकाश नारायण होगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण होगा। दरअसल 1934 के आसपास जो युवा थे उनको जो कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी थी उसकी ओर जो उनका एक झुकाव बढ़ रहा था, युवा वर्ग का जो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुकाव था, उसको रोकने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुकाव बढ़ रहा था, उसको रोकना था। उसको रोकने के लिए आईएनसी ने क्या शुरू किया? एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1934 में। ठीक है, याद रहे। पटना में इस पर एक वैचारिक सहमति 1934 में हो जाती है और इसका जो बेसिक आधार था आपने देखा। और उसके बाद इसके संस्थापक सदस्यों में दो नाम आते हैं, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के। तो जो उत्तर था वो होगा क्या कि अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का जो संयोजक था वो कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक मान्यता अक्टूबर-नवंबर 1934 में दे दी जाती है और 1934 में पटना में एक अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का संयोजन किया गया, जिसके संयोजक बने कौन? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव बनाया गया और आचार्य नरेंद्र देव क्या बनाए जाते हैं? इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो याद रहे, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से आंसर करिएगा कि लोकनायक उपनाम किसका है? लोकनायक उपनाम किसका है? ठीक, जल्दी से आंसर करिए। लोकनायक उपनाम किसका है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे ले चलते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें अगर हम बात करें तो जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है क्या कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? 4 विकल्प हैं। 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो मित्रों, पहली बात तो 1932 में कोई अधिनियम आया ही नहीं, 1936 में कोई अधिनियम आया ही नहीं, बचा 1935 और 1947 का अधिनियम। तो 1947 का जो अधिनियम आया था वो कोई कानून नहीं था, वो तो स्वतंत्रता अधिनियम था। तो उसमें कोई प्रांतीय सरकार के गठन और इन सब की बात होगी नहीं। बचा क्या? 1935 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप जानते हो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो अंग्रेजों का भारत के लिए, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, भारत के लिए अंतिम कानून सिद्ध हुआ, क्योंकि अब इसके बाद भारत आजाद हो जाता है और भारत का संविधान निर्माण स्वयं का हो जाता है। तो ये अंतिम कानून सिद्ध हुआ। एक भारत पर संसदीय नियंत्रण का प्रयास अंग्रेजों ने 1973 से किया था और 1935 में अंत हो रहा है। ये पहला कानून है और ये रेगुलेटिव एक्ट 1973 था सबसे पहला कानून और 1935 में अंतिम कानून। लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये अंतिम तो था लेकिन अब तक का सबसे विस्तृत कानून था। इससे बड़ा कानून अभी तक नहीं बना था। आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों देशों का शासन व्यवस्था 1935 के अकॉर्डिंग ही चली। अगर भारत के संविधान के मुख्य स्रोत की बात करें तो वो कौन होता है? भारत शासन अधिनियम 1935। हम लोग जानते हैं कि 1935 के अधिनियम के 200 तक के अनुच्छेद लगभग यथावत या थोड़े बहुत शाब्दिक फेरफार के साथ ले लिए गए हैं। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में 1937 में क्या शुरू होता है? प्रांतीय सभाओं में 11 प्रांत जो बनाए गए थे, प्रांतीय सभाओं में इलेक्शन शुरू होते हैं 1937 में। प्रांतीय सभा का इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है। उन रिजल्ट में 5 जगहों पर पूर्ण बहुमत किसको मिलती है? आईएनसी को। लेकिन मिलीजुली सरकार मिलकर के कुल 6 जगहों पर आईएनसी की सरकार बन जाती है। ठीक, तो हम लोग देखे हैं कि मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, इन 5 जगहों पर तो आईएनसी की प्रांतीय सभा में क्या होती है? सरकार बन जाती है और बहुमत से आते हैं। लेकिन बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आते हैं। और 1937 में बाकायदा 6 जगहों पर सरकार बनती है इनकी, और 5 जगहों पर पूर्ण जगह और 6वीं जगह पर इनकी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मिलीजुली सरकार बनती है। ठीक, 22 अक्टूबर 1939 को ये प्रांतीय सरकारें हम लोग जानते हैं त्याग पत्र दे देती हैं। क्यों त्याग पत्र दे देती हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1939 सितंबर महीने में क्या शुरू हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और 22 अक्टूबर को भारत को इंग्लैंड ने क्या एक्सेप्ट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भारत क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ है। उसके विरोध में हम लोगों ने क्या किया? हमारी प्रांतीय सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। तो ये कुल 28 माह तक का कार्यकाल रहा। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि फिर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में कौन मनाता है? अगला सवाल ही है आपके सामने, लिखा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 4 विकल्प 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। तो मित्रों 1939 उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो विकल्प ए होगा। ठीक,
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि जो 6 जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, 5 जगहों पर पूर्ण बहुमत से और 6वीं जगह मिलीजुली सरकार, माने 6 जगहों पर आईएनसी की सरकार। मुस्लिम लीग को यहां पर थोड़ा धक्का लगता है। इलेक्शन में 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी मुस्लिम लीग के कैंडिडेट नहीं जीतते हैं, आईएनसी के कैंडिडेट जीतते हैं, जिससे जो एक मुस्लिम लीग का कॉन्सेप्ट था वो डिफीट होता दिखता है। ठीक, तो 28 माह के कार्यकाल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और बाकायदा 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे देती है सरकारें। 22 अक्टूबर 1939 को सरकारें क्या करती हैं? त्यागपत्र दे देती हैं। और इस त्यागपत्र के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुस्लिम लीग को होती है और बाकायदा मुस्लिम लीग 22 दिसंबर, याद रहे 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। तो मुक्ति दिवस कौन मनाया था? मुस्लिम लीग। किस उपलक्ष्य में? जो प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र दिया था इसलिए। तो किस वर्ष? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहां है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। ठीक है, बड़ा ऐतिहासिक है, बहुत चर्चा होता है, सवाल के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो तो सी होगा। मध्य प्रदेश के कहां पर है? त्रिपुरी, जबलपुर में। लेकिन ये बड़ी जबरदस्त घटना थी जो जबलपुर में हुई थी, वो बड़ी जबरदस्त घटना थी। आप जानते हैं कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में आईएनसी के अध्यक्ष कौन चुने गए? हरिपुरा अधिवेशन में आईएनसी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, है ना, माने नेताजी। नेताजी किसको कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर करिए। 1939 में क्या होता है? त्रिपुरी नामक स्थान पर, त्रिपुरी कहां है? ऊपर हम लोग देख करके आए, त्रिपुरी नामक स्थान पर क्या होता है? फिर से इलेक्शन में आ जाते हैं, अध्यक्षीय पद के दावेदारी दिखाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी समर्थित कैंडिडेट कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो 1939 त्रिपुरी में इलेक्शन हो जाता है और यहां पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी वर्षित घटना हो जाती है पट्टाभी सीतारमैया, है ना। तो ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे महात्मा गांधी समर्थित कैंडिडेट थे और गांधी जी का हाथ जिस पर हो उस जमाने में, तो ये तो लगभग तय लग रहा था कि सीतारमैया जीतेंगे, लेकिन जो इलेक्शन आया वो नेताजी जीत जाते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी अप्रत्याशित घटना होती है, पूरा देश स्तब्ध होता है। लेकिन यहां पर एक गतिरोध हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन को लेकर के महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में क्या हो जाता है? एक गतिरोध हो जाता है। यहां पर सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि उनके नेतृत्व में कार्यकारिणी जो हो वो किसकी ओर से बने, किसकी विचारधारा, किसके नेतृत्व में बने? महात्मा गांधी की। लेकिन महात्मा गांधी स्वतंत्र देते हैं कि आप अपने हिसाब से। तो यहां पर एक जो डिस्प्यूट होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित न होने के कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में क्षुब्ध होकर के त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 में जाकर के वो अपने एक अलग पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। 1939 में यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया और जाकर के क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो सवाल पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? सवाल पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन थे, कौन हारा था? सीतारमैया हारे थे। फिर सवाल पूछता है कि न तो सीतारमैया हुए न तो नेताजी हुए, सुभाष चंद्र बोस, तो अब ये तीसरा आदमी कौन था? तो याद रहे मित्रों, त्रिपुरी संकट में फाइनली राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, तो सवाल पूछता है 1900 त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ? त्रिपुरी संकट का संबंध किससे है? त्रिपुरी कहां है? त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी में कौन चुना गया था? और फिर कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई? किस वर्ष हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसको पराजित किया था? और सीतारमैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद फाइनली कौन 1939 त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष चुना गया? ठीक, तो इस तरह से आपके सामने ये सवाल
इस एंगल से पूछे जाते हैं। तो इस एक सवाल को अगर आप अच्छे से हल करोगे तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा। कई सवाल, कई क्या सब सवाल आप हल कर सकते हो, छोटे बड़े सारे एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। एक जो निःशुल्क हम लोग अभियान चलाए हैं, पढ़ाई का उच्च स्तरीय तैयारी का कंप्लीट अड्डा बनाने का प्रयास है, उसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हम लगातार इंतजार करते रहते हैं, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। पढ़ाई स्थिर भाव से की जाती है। पढ़ाई में अस्थिरता आपको कमजोर करती है। भटकना, बहकाव, इधर जाना उधर जाना, आप जहां हो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। लेकिन यह है कि आपको किसी की मदद है तो सबसे पहले कंप्यूटर ये तय कर पाए कि आखिरकार हमको कहां कैसे पढ़ना है, फिर विषय ग्रिप में हो, सिलेबस क्लियर हो, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही स्थिर भाव से धीरे धीरे आप पढ़ाई करते रहोगे। आप देखोगे कि बहुत तेजी से आपका ग्रोथ होगा और फाइनली आप सिलेक्शन लोगे। ये सारी बातें मैं 10 सालों के एक्सपीरियंस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि 10 साल ऑफलाइन कोर्सेज में हमारे प्रत्येक बैच में एक नया कीर्तिमान ही स्थापित किया है। ठीक, जो ऑफलाइन कोर्सेज में हमसे जुड़े हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिसको जीएस ना आती हो, डर लगता हो किसी भी विषय में, वो ज्वाइन करे क्या स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। लिखा है 4 विकल्प। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देने की, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देने की, तटस्थता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है, भारत को शामिल कर लिया जाता है। उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रांतीय सरकारों में हम असहयोग किए, त्याग पत्र दे दिया और वो लगातार प्रयास कर रहे थे। हमको मान मनोबल चल रही थी कि हमारा सहयोग, क्योंकि बिना भारतीयों के सहयोग के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमजोर स्थिति होती जा रही थी अंग्रेजों की। तो हम तो असहयोग करते हैं, लेकिन एक शर्त थी, अगर क्या आश्वासन मिले, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिले तो आईएनसी तैयार थी। पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन पर, अब एक यही गतिरोध बचा था, पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन पर हम लोग सहयोग के लिए क्या थे, तैयार थे। लेकिन आईएनसी के अंग्रेजों की ओर से जो भी प्रस्ताव आ रहे थे उसकी क्या खास बात थी, वो सब किसके बात कह रहे थे, वो सब के सब किसके बात कह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद हमको कह रहे थे। तो यही एक जो आपस में गतिरोध चल रहा था। आप जानते हो 1939 में त्यागपत्र के बाद 1940 अगस्त में, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, वो सीधे किसकी ओर से आता है, लॉर्ड लिथगो की ओर से आता है ना, अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। ये पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन हम मांग रहे थे तो अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो 1940 में आया था। किसकी ओर से, लॉर्ड लिथगो की ओर से। लॉर्ड लिथगो कौन थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, विफल होता है। फिर हम लोग जानते हैं कि इसकी विफलता के ठीक बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या शुरू हो जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 17 अक्टूबर 1940 को क्या शुरू हो जाता है, इसके अगेंस्ट अगस्त प्रस्ताव शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प ए होगा। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर हम ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए तैयार थे। तो इसके बाद लगातार अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा 1940 में, फिर 1942 के वर्ष में क्रिप्स प्रस्ताव आते हैं, फिर 1945 में वेवेल प्लान आता है। फिर फाइनली जो बात बन पाई, कब बन पाई, फाइनली बात बन पाती है थोड़ा बहुत किसके साथ, कैबिनेट मिशन प्लान के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा है साफ साफ, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा था। या इसको इस एंगल से भी पूछता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव कहां पारित किया था, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, इलाहाबाद में कि ढाका में। ठीक है, तो याद रहे मित्रों 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को क्या हो रहा है, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। तो कब हुआ, 1940 में, कहां हुआ, लाहौर में, किसकी अध्यक्षता में हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना। सारे सवाल पूछता है। ठीक, और यहां पर क्या हुआ, फाइनली यहां पर द्विराष्ट्र, पहली बार द्विराष्ट्र का प्रस्ताव की द्विराष्ट्र की मांग का प्रस्ताव पारित करते हैं।
है ना, कि अलग पाकिस्तान होगा। हालांकि बात करें पाकिस्तान की तो हम जानते हैं कि अलग देश की बात, जो पाकिस्तान के सबसे अलग देश की बात सबसे पहले इकबाल ने किया था। मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की सबसे पहले मांग किसने की थी? इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में किया था। ठीक, इसके बाद 1933 में हम लोग जानते हैं क्या होता है। 1933 में चौधरी रहमत अली नाम के एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, उनकी ओर से वो जो पृथक राष्ट्र बनेगा मुस्लिमों के लिए, नाम क्या दिया गया? पाकिस्तान। ठीक, और फिर फाइनली द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रस्ताव को मांग पारित किया जिन्ना की अध्यक्षता में 1940 में। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले पृथक देश की मांग इकबाल ने, इस नामकरण इस देश का रहमत अली ने 1933 में, और अलग देश की मांग कब पारित किया गया? 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1940 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना। चूंकि 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था, इसीलिए आप देखोगे कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पहली बार 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे मनाया था। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान डे सबसे पहली बार कब? 23 मार्च 1943 को। क्यों 23 मार्च को ही मनाया? इसलिए मनाया क्योंकि 23 मार्च को ही क्या हुआ था? 23 मार्च को ही ये प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक, इस सेशन का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो सवाल है कि सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की से सवाल पूछ रहा है क्रिप्स मिशन से। सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नंबर 1 भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, और फिर अगला है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। तो मित्रों इसका आंसर तो होगा डी। अभी हम लोग देखते हैं कि डी ही क्यों होगा। डोमिनियन स्टेट की बात कही थी, याद रहे, पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं किया गया था, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है भारत? 1942 में एक सदस्यीय आयोग था, सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। इसमें कौन थे? सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे। 1942 में ये कहां पहुंचता है? भारत आता है। दरअसल 1942 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के हालात बहुत खराब हो चुके थे। अंग्रेजों की जो हालात थे वो ऐसे हो चुके थे कि अब बिना भारतीयों के सहयोग के जापान से पार पाना मुश्किल था। और तब वैश्विक अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का एक इंग्लैंड पर दबाव पड़ा, क्या कि भारतीयों का सहयोग किसी भी हालात में आपको पाना है। तब उस दबाव को, डाइल्यूट को भी कम करने के लिए और उन परिस्थितियों में एक सदस्यीय आयोग भारत में प्रस्ताव लेकर के भेजा जाता है। क्योंकि इसके पहले अगस्त प्रस्ताव फेल हो चुका था, व्यक्तिगत सत्याग्रह वो भी चल रहा था, और अभी तक कोई संवैधानिक प्रगति नहीं हुई थी, और भारतीयों के साथ कोई मेल मिलाप, बातचीत, वार्ता, संवाद नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कई बार ये भी सवाल पूछ लेता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्यीय आयोग भारत भेजा, और भारतीयों के साथ उनकी जो भी आधिकारिक बातचीत हुई, आईएनसी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 2 लोग आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किए जाते हैं। और फिर जो उनकी ओर से प्रस्ताव आया था वो क्या था? एक तो डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव था, दूसरा पहली बार सैद्धांतिक तौर पर यह प्रस्ताव आया कि भारतीय इस युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाने के लिए भारतीयों से मिलकर के उनकी खुद की संविधान सभा होगी। ठीक, और वायसराय की कार्यकारिणी में युद्ध खत्म होगा, तो वायसराय की कार्यकारिणी में क्षेत्रीय आधारों पर अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में, वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसकी वायसराय की कार्यकारिणी में क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। तो डोमिनियन स्टेट और
संविधान सभा जो बनेगी वो भारतीयों से मिलकर बनेगी, इलेक्शन होगा, पहली बार सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया था। और वायसराय की कार्यकारिणी में क्या होगा, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, उसमें सभी वर्ग और क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये प्रमुख बातें थी, तो याद रहे स्टेटस तो डोमिनियन स्टेट का होगा, लेकिन संविधान आप खुद बनाओगे, ऐसी बात कही थी। हालांकि आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या होता है, आप देखे हैं कि खारिज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की थी। ठीक।